बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स सीखो। इस चैनल के ऊपर हम एक तरतीब से फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। आज क्लास नंबर 5 है और इसमें हम टर्म्स ऑफ फॉरेक्स देखने वाले हैं कि फ़ॉरेक्स के अंदर जो एक मेजर टर्म्स यूज़ होती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको समझना ज़रूरी है। हमने क्योंकि बेसिक से स्टार्ट किया और इसको हम इंशाल्लाह एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। आप लोगों का साथ रहा तो इस वीडियो को जो है वो लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। रोज़ाना बेसिस पे रात को 9 बजे नई क्लास आती है, इसको लाजमी आप फॉलो करें। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आज के टॉपिक के बारे में। हमारा जो मेन टॉपिक है वो टर्म्स ऑफ फॉरेक्स हैं। टर्म्स ऑफ फॉरेक्स में सब उससे जानने से पहले हमें थोड़ा सा चीज़ों को समझना पड़ेगा और करेंसीज़ के बारे में, और फिर हम आगे चल के उसमें काम करते हैं। क्योंकि ये जो लफ्ज़ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ये आप फॉरेक्स मार्केट में बहुत ज़्यादा सुनेंगे, आगे काम करने के लिए ज़रूरत पड़ेंगे, तो इसलिए इसके बारे में जानना, इसको प्रॉपर्ली समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले जो करेंसीज़, अगर मेजर करेंसीज़ हम देखें वो भी आप नज़र में रखें, जिनको हम मेजर करेंसीज़ या बड़ी करेंसीज़ बोलते हैं या फिर द मेजर्स इनको कहा जाता है। इन करेंसीज़ का कहीं भी ज़िक्र आएगा तो ये मेजर करेंसीज़ में है और इनकी मार्केट बहुत ही वोलेटाइल होती है, जिसमें सबसे पहले जो है वो USD है और उसके बाद आपका यूरो है, उसके बाद आपका JPY है यानी कि येन जो कि जापान की करेंसी है। इसके अलावा आपका पाउंड है, GBP, और इसके अलावा है CHF। उसके बाद अगर हम देखें तो कैनेडियन डॉलर है। उसके बाद अगर हम देखें तो NZD है, न्यूजीलैंड डॉलर है और ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। तो फॉरेक्स के अंदर जब भी आपके सामने कोई भी बंदा बात करता है या आप बात करते हो द मेजर्स के बारे में या बड़ी करेंसीज़ के बारे में, तो बेसिकली वो इन करेंसीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। इनको हम मेजर करेंसीज़ बोलते हैं। अब हम आते हैं माइनर करेंसीज़ और जो दूसरी करेंसीज़ हैं या छोटी करेंसीज़, इसके अलावा कोई भी करेंसी होगी तो उसको हम माइनर करेंसी या फिर छोटी करेंसीज़ को लेते हैं। मेजर करेंसीज़ कहीं पे भी बोला जाएगा या मेजर्स बोला जाएगा तो आपने समझ जाना है कि वो इन करेंसीज़ के बारे में बात कर रहा है। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारी जो एक बहुत ही ज़्यादा टर्म यूज़ होती है फॉरेक्स के अंदर, दो चीज़ें हैं। एक हमारे पास अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ XAU और USD। एक करेंसी, ये कमोडिटी है यानी कि गोल्ड है। XAU जो है वो गोल्ड को ज़ाहिर कर रहा है और ये डॉलर को ज़ाहिर कर रहा है। और यहाँ पे दो पेयर्स हैं। इसी तरह से आप कोई भी ऐसे कि यूरो USD है वो भी हम लिख लेते हैं, दो मिसालें, ताकि आप आसानी के साथ समझ सकें। यूरो USD, ये दो पेयर्स मैंने यहाँ पे लिखे, एक ये पेयर है और एक ये पेयर है। अब यहाँ पे हमारे पास आता है बेस करेंसी। बेस करेंसी बहुत ज़्यादा लफ्ज़ आप इसको यूज़ करोगे या अगर आपको कहीं भी सुनने को मिलता है तो वो कौन सी करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। देखिए जी, जो बेस करेंसी हमारे पास वो ये है। बेस करेंसी यहाँ पे ये बताई गई है और यहाँ पे ये इसका जिक्र है, यानी इस पेयर में यूरो और इस पेयर में XAU। यानी कि बेस करेंसी वो करेंसी होती है जो कि बुनियादी करेंसी होती है। अब कोई भी रेट दिया गया है, जैसे कि मसलन मैं आपको कहता हूँ, यहाँ पे अगर हम इसका रेट आज का अगर देखते हैं तो 1800 हम यहाँ पे इसका रेट लिखते हैं 1700, जो कि आज का रेट है 1783 USD। अब इसका क्या मतलब है कि जो बेस करेंसी है यानी कि जो रेट शो हो रहा है वो इसका रेट शो हो रहा है कि XAU यानी कि गोल्ड का रेट इस टाइम इतने डॉलर के बराबर है। 1783 डॉलर्स अगर आप देते हो तो उसके बदले में आपको फ़ी आउंस जो गोल्ड है वो मिल सकता है। इसी तरह से कोई भी रेट अगर यहाँ पे दिखाया गया होगा यूरो का,
तो उसका ये मतलब होगा कि वो रेट जो है वो यूरो के लिए, यानी कि जो बेस करेंसी है उसका रेट है, और इतने यूरो लेने के लिए आपको इतने डॉलर जो हैं वो देना पड़ेंगे। तो वो इसको ज़ाहिर करता है। ये आपकी बेस करेंसी है। और ये जो दूसरी करेंसी है जिसको मैं रेड से वाज़े कर रहा हूँ, ये वाली और यहाँ पे ये वाली, इसी तरह से पेयर्स के अंदर दो करेंसीज होती हैं। तो ये जो आपकी रेड वाली जो मैंने शो करवाई है, ये आपकी कोड करेंसी है। ठीक हो गया जी, कोड करेंसी। और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आप अपने पास लाजमी लिखा करें जो चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ, और इस तरह से कोई भी डिटेल से नहीं आपको बाद में करवाने वाला, तो आप इसको लाजमी अपने ज़हन में रखें, ख़ासतौर पे नए दोस्त जो हैं। अदरवाइज़ ये चीज़ें फ़ीस दे के सीखी जाती हैं, और आप इसको तरतीब से सीखें मेरे साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है आपके साथ। जस्ट आपने वीडियो को देखना है, और हो सके तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप मेरी एफ़र्ट को सराहना चाहते हैं तो। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये कोड करेंसी है और ये आपकी बेस करेंसी है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टर्म की। ये दूसरी टर्म, 2-3 टर्म हम यहाँ पे सीख चुके हैं। हमारे पास पहले मेजर्स हैं, माइनर्स हैं, फिर हमने बेस करेंसी और कोड करेंसी के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, और इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। आगे जो एक टर्म यूज़ होगी आपकी, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, आप मार्केट में इसको यूज़ करते हैं, इसका नाम है पिप। और यहाँ पे दूसरा भी मैं लिख लेता हूँ, और इसका नाम है पिपट, PIPETT, और ये आपका जनाब दूसरा है पिपट। तो पिप और पिपट में क्या फ़र्क है, और इनको ये क्या चीज़ें होती हैं? किसी भी करेंसी की जो प्राइस है वो पिप की हैसियत छोटे यूनिट की होती है। तकरीबन सारे ही करेंसी पेयर्स अगर आप देखोगे तो वो 5 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, और ज़्यादातर जो करेंसी पेयर्स हैं इशारी नुक्तों पर मुश्तमिल होते हैं, यानी पहले डिजिट्स के बाद इशारी पॉइंट जितने भी आपके आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यूरो और अमेरिकी डॉलर की मैं यहाँ पे रेट लिखता हूँ, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ रहा है। एग्जांपल ले रहे हैं हम 3414, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास रेट है। तो इस मिसाल में एक पिप चौथे इशारिये के बारे, ये जो आपका, इसका मैं बल्कि आपको ये बता दूं, ये जो चौथा इशारिये के बाद डिजिट है, ये एक पिप कहलाता है। ठीक हो गया। अब ये एक पिप अगर हम इसको देखना चाहें, यानी कि अगर अमेरिकी डॉलर किसी भी पेयर में कोड करेंसी है, तो फिर एक जो पिप है हमेशा 1/100 के बराबर होता है, यानी कि 100 सेंट के बराबर होता है। ये बहुत अहम और जो है ना वो एक किरदार इसका हमेशा से रहता है। और इनको अगर हम किसी से निकालना चाहें तो एक काबिल ज़िक्र एक आती है करेंसी जो कि है अपनी की जापानीज़ येन। उनकी जो है वो इस तरह से आप पिप लेते हो, उनकी जो अगर आप प्राइस देखें तो वो कुछ आपको इस तरह से नज़र आ रहे होंगे, और ये आपके पिप इस तरह भी कहलाते हैं। तो चौथा जो डिजिट है इशारिये के बाद वो पिप कहलाता है। अब पिपट क्या होता है, इसका कलर मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ ताकि आप इसको समझ सकें। पिपट, अब इसी को अगर हम लेते हैं 1.3414 और उसके बाद हम ले लेते हैं 7 फॉर एग्ज़ाम्पल। कई ब्रोकर आपको अच्छे रेट्स दिखाने के लिए, अच्छी वैल्यूज़ दिखाने के लिए आपको ये वाला वैल्यूज़ दे रहे होते हैं। यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो जो 5वां इशारिये के बाद फिगर है ये पिपट कहलाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसका रेट पहले ये था, यूरो USD का ही हम रेट ले रहे हैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे, और अब इसका रेट हो जाता है 1.34149। तो इसका क्या मतलब है जी कि ये तो सेम वैल्यूज़ हैं, 7 से 9 हुई हैं, तो 2 पिपट का इसमें इजाफा हुआ है। और यहाँ पे अगर रेट होता है, यहाँ पे रेट हो जाता है 1.3415, तो इसका मतलब है कि एक पिप का इजाफा हुआ है। तो चौथी वैल्यू बढ़ी है तो पिप है, और 5वीं वैल्यू बढ़ेगी तो पिपट कहलाती। कई ब्रोकर्स आपको 5 वैल्यूज़ डिफरेंट करेंसी के दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप इनको जो है ना वो पिप एंड पिपट के बारे में ले सकते हैं। ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो आपका पिप है, और पिप आपको समझ आ गया आगे, क्योंकि हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो पिप के बारे में आपको वाज़िया पता होना चाहिए।
अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है मार्केट के अंदर। आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ है। आपको अगर इसके बारे में नहीं पता तो आप जो है ना वो नुकसान उठा सकते हैं। आस्क प्राइस, या इसको हम बिड प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा फॉरेक्स के अंदर, और ये आपको आस्क प्राइस, आस्क ऑफर प्राइस भी कहा जाता है, बिड प्राइस भी कहा जाता है। जिसके बिड प्राइस वो होती है जिसके मुताबिक एक मखसूस करेंसी पेयर को मार्केट में ख़रीदा जा सकता है। ये याद रखिएगा कि उस प्राइस को बिड प्राइस कहते हैं जिस पे उस करेंसी को ख़रीदा जा सकता है। इस प्राइस पे ट्रेडर बुनियादी करेंसी को बेच सकता है। ये कोट के बाएं तरफ नज़र आती है। और मसलन अगर हम पाउंड का जिक्र करते हैं, ब्रिटिश पाउंड का, तो उसका रेट अगर आ रहा है 1.471216, तो ये अगर आपके पास आ रहा है तो यहाँ पे जो वैल्यू आपके सामने नज़र आ रही है, इसमें जो ब्रिटिश पाउंड है उसका अमेरिकी डॉलर में इतने में बेचा जा सकता है। यानी कि ये आपकी आस्क जो है ना वो प्राइस है, सॉरी बिड प्राइस है। उसके बाद अगर हम देखें तो आस्क प्राइस या ऑफ़र प्राइस, नेक्स्ट हमारे पास कीमतें ख़रीद भी हम इसे कहते हैं। और बिड प्राइस के अलावा जो दूसरी हमारे पास आस्क प्राइस है। आस्क प्राइस वो होती है जिसके मुताबिक एक मखसूस करेंसी पेयर को फॉरेक्स मार्केट में बेचा जा सकता है। इस कीमत पर आप बुनियादी करेंसी जो कि हमने पहले पढ़ी है, बेस करेंसी को ख़रीद सकते हैं। यानी आप कोड के दाएं तरफ नज़र आती है। अब जैसे कि ये वाली है, ठीक है, अब इसका क्या रेट होगा 1.4716, तो ये आपके पास आ रहा होता है। समझ आ रही है? तो ये आपके पास जो रेट आ रहा है इसके ऊपर आप इसको कीमतें ख़रीद भी कह सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम साथ ही इस चीज़ को समझने के लिए एक ज़रूरी जो चीज़ है उसको हम समझ लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज़ें जो हमने दो टर्म पढ़ी हैं, इतनी ज़्यादा ना भी आप इसको करें तो भी कोई नहीं है, खैर है। लेकिन आपके पास एक स्प्रेड जो है, आप अक्सर जिक्र सुनते हैं फॉरेक्स के अंदर कि स्प्रेड जो है वो कितना है जी, और इस पे ब्रोकर कौन सा कितना स्प्रेड दे रहा है। तो स्प्रेड कौन सा होता है, कौन सी वैल्यू? स्प्रेड क्या होता है जी कि बिड और आस्क के दरमियान जो फ़र्क होता है ना, उसको हम स्प्रेड कहते हैं। ठीक हो गया, बिड और आस्क के दरमियान। जैसे कि हम यहाँ पे अमेरिकी डॉलर और जापानीज़ येन की एग्जांपल लेते हैं कि उनका रेट है, फ़र्ज़ करें 97.30, ठीक है। अगर ये उसका रेट है, एक रेट है, और अगर हम यहाँ पे दूसरा रेट उसका देखें, आस्क एंड बिड प्राइस दोनों हम देख रहे हैं 97.34, तो ये वाली जो कीमत है ये तो सेम है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास फ़र्क आ रहा है 30 एंड 34 का। तो ये कितने पिप का फ़र्क है? क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो जापानीज़ येन है उसमें जो पिप हैं वो ये वाले पिप होंगे। यानी कि 30 से 34 अगर होता है तो वो एक पिप कहा जाता है। अब 34 में से 30 माइनस करें तो आंसर आता है आपके पास 4। तो यहाँ पे जो स्प्रेड है इसका वो 4 पिप के बराबर है। ठीक हो गया, 4 पिप के बराबर आपका जो है ना वो स्प्रेड है। और स्प्रेड डिफरेंट ब्रोकर्स में डिफरेंट होता है, कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ब्रोकर का आप कह लें कि ये एक प्रॉफिट है, तो इसलिए डिफरेंट हो सकता है। कुछ ब्रोकर्स आपके जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड चार्ज करते हैं, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि मतलब स्कैल्पिंग करते हैं या बार बार ट्रेड करते हैं, अगर स्प्रेड ज़्यादा तो काफ़ी ज़्यादा उनको लॉस के चांसेस भी हो सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं मार्जिन और लीवरेज के बारे में। हम एक पूरी डिटेल से भी देखेंगे, इसकी पूरा एक डिटेल से हम पूरा क्लास करेंगे। मार्जिन जिसके अंदर आ जाएगा, लीवरेज आ जाएगा, फिर फ्री मार्जिन आ जाएगा। तो ये चीज़ हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे ताकि आपको स्टॉप लॉस और ये चीज़ें मेजर करने का आसानी से समझ आ जाए। लेकिन हम यहाँ पे दो टर्म और भी यूज़ करते हैं। एक हमारे पास होता है लिवरेज, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लिवरेज आपने कितना रखना है, कहाँ पे उसका बेनिफिट है, कहाँ पे उसका नुकसान है। ये आपको बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो कि आपको अनलिमिटेड लिवरेज भी प्रोवाइड करते हैं,
और बहुत सारे ब्रोकर्स हैं कि आपको कम लेवरेज प्रोवाइड करते हैं, और ये कितना लेवरेज रखना चाहिए, कितना आपके लिए फ़ायदा है, कितना इसके लिए नुकसानदेह है, वो हम इंशाल्लाह देखेंगे आगे। उसके बाद आता है मार्जिन, तो ये भी आप देखेंगे, लेकिन इसकी डिटेल हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे बहुत डिटेल से। अभी फ़िलहाल आप इतना ही याद रखें कि मार्जिन वो प्राइसेस होती हैं, वो कीमत होती है जो कि एक ट्रेड को एक्टिव करने के लिए या उस आर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए ब्रोकर अपने पास रिज़र्व रखता है या सेव रखता है, वो उतनी डॉलर्स। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसका स्प्रेड मार्जिन अगर उसका लीवरेज कम है, तो अगर आपने एक ट्रेड लगानी है मतलब माइक्रो में, तो कई ब्रोकर आपको इजाज़त देते हैं कि आप $10 दे के $1000 वाली ट्रेड लगा सकते हैं, यानी कि आप $10 रख के तो $1000 वाला लॉट उठा सकते हैं। और वो किस की वजह से हो रहा है? लीवरेज की वजह से। ये डिटेल्स इंशाल्लाह जब सीखेंगे तो आपके जहन में क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन ये टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, लेवरेज एंड मार्जिन, और इसके बारे में आपको डिटेल से पता होना चाहिए कि लेवरेज क्या होता है, कैसे होता है, और लेवरेज के क्या बेनिफिट हैं, क्या उसके नुकसानात हैं, लेवरेज कितना रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए। जब भी आप फॉरेक्स मार्केट में अकाउंट खोलते हैं तो आपको लेवरेज सेलेक्ट करना पड़ता है। अब लेवरेज कितना रखना है वो हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। और मार्जिन फ़िलहाल आप अपना इतना याद रखें कि जो ब्रोकर आपके पास एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए जो वैल्यूज़ अपने पास रिज़र्व रखता है करता है, वो आपका मार्जिन कहलाता है। ठीक हो गया जी। तो ये एक आज की क्लास थी। होप्स हो कि आपको इसका समझ भी आया होगा और आप इससे बेनिफिट उठाएंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और दूसरा ये कि दोस्तों तक शेयर किया करें, हम थोड़ा सा इसको फैलाएं अपने दोस्तों तक, ताकि वो इससे बेनिफिट उठा सकें। मैं इतनी एफर्ट कर रहा हूँ तो आप लोग इससे अर्निंग जनरेट कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।